जिसके खानदान में 1946 27 अप्रैल 1946 को पूरे ताजे बाजे के साथ सबके सामने, उस समय गांधी जैसे आदमी के सामने, जो चोरी में गांधी शामिल थे, जिसके बाप दादे ने खुल्लम खुल्ला वोट की चोरी की हो, वो आज वोट की चोरी किसी दूसरे के मड़ पड़ रहा है, जिसका जन्म चोरी से हुआ हो। लेकिन ये क्यों पढ़ना है? हमें तो प्रवचन देने हैं, हमें तो उसके खिलाफ माहौल बनाना है, क्योंकि हमारी सुन नहीं रहा है, हमारे ऑफिस में आके हमें मत्था नहीं टेक रहा है। 27 अप्रैल 1946 को, और ये गुजरातियों को तो इसलिए याद होना चाहिए, उस पाप में भी गुजरात का ही एक आदमी शामिल था, और उस बहादुर आदमी को भी गुजरात ने ही पैदा किया था। दोनों का चरित्र देखिए। 27 अप्रैल 1946 में जब सत्ता का हस्तांतरण होने की तैयारी हो रही थी, जब कैबिनेट मिशन प्लान मार्च में आया और उन्होंने कहा कि हम सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र करेंगे, लेकिन उन्होंने प्यारे बापू के कान में कहा कि सत्ता हम कांग्रेस को, और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद फूल वाले चचा हैं। वो ये कह गए। अब पिताजी ने उस चोरी को किस तरीके से किया, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष से उसका अपमान, उसकी शान में कोई गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ के आया हूं, जो मैंने सीखा है, उसमें यह साफ है कि कोई बड़ा आदमी जो आपसे उम्र में बड़ा हो, पद से बड़े तो चोटे होते हैं, पद पे तो कोई बैठ जाता है, लेकिन जो भी आपसे उम्र में बड़ा है, वो कितना भी बुरा आपको लगता हो, उसके साथ भाषा की मर्यादा के साथ, शब्दों की मर्यादा के साथ उसके झूठ को एक्सपोज करिए। उसको ऐसे शब्दों से मत बोलिए जिससे आपका बौनापन पता चले। इसलिए मैं पिताजी के नाम के आगे 2 बार जी लगाता हूं। कोई निजी झगड़ा नहीं है। आज मूल्यांकन हो रहा है, उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हो रहा है। ये रामलाल श्यामलाल की लिखी किताबों से नहीं हो रहा, जो अपने स्वार्थों पे किताबें किसी ने लिख दी हैं। तो जब अंग्रेज आए और वो ये कह के चले गए कैबिनेट मिशन प्लान से कि हमारी पहली पसंद कांग्रेस है और कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू है, मैं कल भी बच्चों के साथ बैठा था, तब भी मैं यही बता रहा था। अब उस समय उनका क्या अधिकार था? अब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना था, क्योंकि वही अध्यक्ष 1946 में चुना जाएगा, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये सबको पता था। तो आप सोचिए कि उनके चुनाव की घोषणा हो गई, फला फला डेट को चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी ने नाम भेजे 3 लोगों के। आप सोचिए कि ये जो आलू से सोना बनाने की मशीन घूम रही है, इसको कुछ पता नहीं है क्या? लेकिन वो अपने झूठ में इतना कामयाब हुआ, क्योंकि हमारी अपनी निजी लड़ाई, हमारी निजी खुंदक इतनी बड़ी है कि आज भी भारत के 543 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 100 सीटें उसको मिली। इसका मतलब है कि उस आलू की सोना बनाने वाली मशीनों ने 100 सीटें दिलाई। किसके खिलाफ दिलाई? उसमें कौन लोग शामिल थे? आप, ऐसा नहीं था सब भाईजानी शामिल थे, आपके लोग भी शामिल थे। तो कांग्रेस पार्टी ने जब नाम भेजा कि ये 3 लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर से नया अध्यक्ष चुना जाएगा, तो कितने राष्ट्रवादी, कितने दूरदृष्टि वो कांग्रेसी थे। उन लोगों ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नेहरू का नाम ही नहीं भेजा। तो वो जो पिताजी थे हमारे, माननीय श्रीमान आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी, वो कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग में गए और फिर वहां कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है। तो कांग्रेसियों ने गांधी के दबाव में जब दोबारा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नाम भेजे तो नेहरू का नाम शामिल किया। लेकिन वो जो पूरे 15 प्रांतीय असेंबली से जो 15 वोट पड़ने थे, उनसे बड़ा राष्ट्रवादी अभी तक पैदा नहीं हुआ। वोट पड़े, नेहरू कैंडिडेट बनाए गए जबरदस्ती के दोबारा के, लेकिन 15 वोट में से 1 वोट पट्टा विस्तरण को मिला, और आज की भाषा में 2 वोट नोटा में गए, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। अब ये ऐसा तथ्य है कि ये किसी ने किताब नहीं लिखी है, ब्रिटिश आर्काइव के अंदर 3 मूर्ति के अंदर सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखे हुए, पढ़ लीजिए। तो मेरा सवाल यह है, नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला, लेकिन किस बेईमानी के साथ हमारे राष्ट्रपिता ने बेईमानी की और अपने कद का इस्तेमाल किया और नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। तो सरदार पटेल को 12 वोट जब मिले तो वो क्यों नहीं अध्यक्ष बने? क्योंकि पहले से तय कर दिया था अंग्रेजों ने। तो पिताजी को सिर्फ खेल करना था, इधर उधर कर करा के किसी तरह से मोहर लग जाए।
पहले उम्मीदवार नहीं बनाया कांग्रेसियों ने, फिर उम्मीदवार बना के वोट नहीं दिया, और जिसको दिया वो तो गुजरात का आज भी जीता जागता शेर है। अगर वो पद पे नहीं है तो जो रेस्पेक्ट सरदार वल्लभ भाई के प्रति है वो पिताजी के प्रति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इतने समय जाने के बाद उनके परिवार का कोई नहीं है, लेकिन आज भी सरदार पटेल का नाम लेते वक्त एक ऐसा लगता है कि किसी शेर का नाम ले रहे हैं। हमने तो नहीं पूछा ये कड़वा पटेल था या लहुआ पटेल था, हम तो एक ही पटेल को जानते हैं, उसके अलावा हम नहीं जानते। तो ये ताकत होती है कि आप अपने समय में क्या करके जाते हैं। तत्कालिक तौर पे लोग हो सकता है आपके साथ कोई खेल कर दें, कोई झूठ कर दें, मरने के बाद जिनको याद रखा जाता है वही असली जिंदा होते हैं। मजबूरी है, ठीक है, किसने उनको राष्ट्रपिता बनाया भगवान जाने, हमको नहीं पता। अब हैं तो हमने कभी उनकी शान में कोई गाली दी हो ऐसा नहीं है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम भगवान राम के चरित्र पे बात करने को तैयार हैं, सीता मैया के चरित्र को तैयार हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में बात होगी तो फिर लोगों को तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि लोगों ने इस तरीके से बनाया कि इनको आगे रखना है, इनको आगे रखना है। तो गांधी जी वहीं तक ठीक थे जब तक आपने उन्हें आगे रखा, लेकिन गांधी ने अहिंसा की बात कही थी। तो गांधी के जो नंबर 2 के फ्रॉड जेलें हैं दिल्ली में, उन्होंने फिर सिखों की हत्या करते वक्त गांधी नहीं ध्यान आए थे? तो स्वार्थों के हिसाब से चीजें हो रही हैं, लेकिन सनातनी हिंदू समाज अपनी उस शक्ति को समझे।